Muhammad Anas was removed from the meeting. Kindly ask Anas to join again. Okay, let me know. Screen is visible for all of you. Yes, ma'am. ओके जी, सो वंस अगेन जिस तरह हम यूजुअली करते हैं, एक दफा बैक से सारा कंप्लीट करते हुए आते हैं। तो हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था जी इंट्रोडक्शन से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, कहाँ कहाँ यूज होती है, किस तरह से इसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं। उससे पहले हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को अंडरस्टैंड किया था। देन वी सॉ फ्यू प्रोसेस मॉडल्स कि जिनके थ्रू हम एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर का, ये एक प्रोडक्ट का जो लाइफ लाइन है, या जो उसका लाइफ टाइम है, हम उसको हैंडल कर सकते थे, उसको मैनेज कर सकते थे, उसको कंट्रोल कर सकते थे। उसी उन्हीं प्रोसेस मॉडल्स में फिर हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग देखा, एंड वी सो के रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में किस तरह से रिक्वायरमेंट को इलिसिट करना है, किस तरह से उनको वैलिडेट करना, इवेल्युएट करना है, किस तरह से एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंट डिजाइन करना है एंड एवरीथिंग। ये सब करने के बाद जो था वो हम आरई को कंप्लीट पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे आ गए थे, दैट इज द डिजाइन स्टेज, जिसपे हमने यूज केसेस देखे, हमने एक्टिविटी डायग्राम देखी एक्सेट्रा। अब भी हम डिजाइन फेज ही पे हैं, और आज हम अपनी इसी डिजाइन फेज का जो नेक्स्ट है द सिस्टम मॉडलिंग में जो सीक्वेंस डायग्राम है, आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। आपके लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिविटी को स्टडी किया था, आज हम सीक्वेंस को स्टडी करेंगे। तो लेट्स सी यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है। तो यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम जो है ये आपके पूरे सिस्टम का फ्लो बता रही होती है कि कौन सा मैसेज कब आएगा, या कौन सा इवेंट किस टाइम पे अकर होगा, या कौन से इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एक्शन होगा। सो विच एवर द सिस्टम इज, तो ये आपकी सीक्वेंस डायग्राम उसके पूरे के पूरे सिस्टम के मैसेज, इवेंट्स और एक्शंस का एक फ्लो बता रही है। ये विद टाइम फ्लो बता रही होती है कि ये वाली चीज, ये मैसेज पहले कॉल होगा, ये फिर कॉल होगा, ये इवेंट पहले अकर होगा, इस इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला एक्शन होगा एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो एक ऑर्डर में बता रही होती है ये। इसको आप जब से हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाके इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर के जो सीक्वेंस डायग्राम है ये आपके कंप्लीट सिस्टम का एक सीक्वेंस डिपेक्ट कर रही होती है कि इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो जब रनिंग स्टेज में या एग्जीक्यूशन में जाएगा तो वो इस तरह से बिहेवियर दे रहा होगा। इसमें दो चीजें होती हैं, पार्टिसिपेंट आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या आपकी एंटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल आपका यूजर है, या आपकी बुक की कोई क्लास है, या एनीथिंग, कोई भी आपका जो पार्टिसिपेंट है वो आपका ऑब्जेक्ट, एंटिटी, कुछ भी, वो आपका एज एन पार्टिसिपेंट बिहेव करता है। देन वी हैव मैसेज, तो उस पार्टिसिपेंट ने कौन सा मैसेज जो है वो कॉल किया है, या कौन से मैसेज उसने पास किया है, या उसने कौन सा इवेंट आया है, या उसने कौन सा एक्शन किया है। सो एनीथिंग जो भी पार्टिसिपेंट कर रहा है उसको हम मैसेज कहेंगे। ये कम्युनिकेशन होती है जी बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जो आपकी सीक्वेंस डायग्राम होती है इसमें हॉरिजॉन्टल आपके पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वर्टिकली में आप टाइम मेंशन कर रहे होते हैं। इट मींस के ऑर्डर जो है मैसेजेस, इवेंट्स और एक्शंस का वो वर्टिकली स्टोर हो रहा होगा, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली स्टोर हो रहे हैं। बाई हॉरिजॉन्टली मीन इस तरह, एंड बाय वर्टिकली वी मीन लाइक दिस। तो डाउनवर्ड जाते जाएंगे तो वो टाइम में फॉरवर्ड होता जाएगा। रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट्स, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सीक्वेंस डायग्राम की एक एग्जांपल है। इसकी डिफरेंट नोटेशंस है, उसको उसने एक्सप्लेन किया। तो व्हाट वी डू, हमारे पास एक स्क्वायर, ये इस तरह से एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो। तो फॉर एग्जांपल इसमें आपकी पेशेंट की कोई एक क्लास थी, और उस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्मिथ। स्मिथ ऑब्जेक्ट का नाम है। तो पेशेंट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना स्मिथ, और ये उसकी लाइफ लाइन है। इसका मतलब कि ये एक्टिव है इस टाइम पे ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज एक्टिव राइट नाउ। यहाँ भी आ जाए तो इसने कहा कि ये पेशेंट की क्लास है और साथ में कॉलन लगा दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बताया। जिस तरह यहाँ उसने स्मिथ बताया था ना, यहाँ पे उसने नेम नहीं बताया। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट वी डोंट नो द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वी डोंट केयर अबाउट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल शोज एन अनोनिमस ऑब्जेक्ट, जिसका आपको नेम नहीं पता, बट
एक्टिव ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ये जो आपको डैश लाइंस नजर आ रही है, ये डैश वर्टिकल लाइन, ये हमारे ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, थर्ड, यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ स्मिथ लिखा है, तो वी नो, और उसको उसने अंडरलाइन किया है, सो बाय अंडरलाइन वी नो दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, बट वी डोंट नो कि इसकी क्लास कौन सी है, ये कौन सी क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो वी से इट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ एन सम अननाउन क्लास। अब होता क्या है, इन सीक्वेंस डायग्राम नॉर्मली हम ये वाली नोटेशन यूज करते हैं, द फर्स्ट टू। बहुत अच्छी अगर किसी ने सीक्वेंस डायग्राम बनाई हो तो वो स्टूडेंट दिस फर्स्ट नोटेशन यूज करेगा, और इस सीक्वेंस डायग्राम को अच्छा कंसीडर किया जाता है कि इस बच्चे ने बहुत इलेबोरेट, बिना किसी एम्बिग्युइटी और कंफ्यूजन और के कोई एक सीक्वेंस डायग्राम बनाई और इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। बट समटाइम्स वी ऑल्सो यूज दिस पर्टिकुलर नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपके जितने भी सीनियर्स हैं जो FYP कर रहे हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, वो नॉर्मली अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स में ये वाली नोटेशन यूज कर रहे होते हैं, दैट इज द अनोनिमस ऑब्जेक्ट। उसकी रीजन ये है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑब्जेक्ट नेम, बट हम इंटरेस्टेड है कि इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, ये कौन सी कॉल्स कर रहा है, ये कौन से इवेंट्स को या ये कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। तो हम इसके बिहेवियर में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, नॉट एज कम्पेयर टू इट्स नेम। ऑब्जेक्ट का नेम तो बिल्कुल ऐसी है कि अभी कुछ आप स्मिथ रख रहे हैं, बाद में मे बी आप इसको चेंज कर लो। सो इट दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑनलाइन भी जितनी भी सीक्वेंस डायग्राम्स मिलेंगी, उनमें आपको ये अनोनिमस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट मिलेगा इन सीक्वेंस डायग्राम। पर वंस अगेन आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, द फर्स्ट वन। जो थर्ड वन है, इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि इसमें आपको क्लास ही का नहीं पता होता कि आपकी क्लास कौन सी है जिसका ये ऑब्जेक्ट है। So the third one is not recommended. Any confusion still here, class? मैम ये थोड़ा लाइफलाइन इलेबोरेट कर दें, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो इस टाइम पे एक्टिव हो गया। फॉर एग्जांपल, आपने क्लास को ऑब्जेक्ट को इनिशिएट कर दिया, अब ये क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव है। एक्टिव का मतलब ये है कि ये अब कोई सा फंक्शन कॉल कर सकता है, ये किसी को मैसेज पास कर सकता है, ये कोई सा रेस्पॉन्स दे सकता है, एनीथिंग एट ऑल। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और जहां भी इसकी ये लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे लाइन खत्म होगी ना वर्टिकल, इट मीन इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। अब ऑब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, अब वो इनएक्टिव हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है। यस मैम। ओके। मैसेज बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसीडर कि यहाँ पीछे भी कोई ऑब्जेक्ट है और उसने कोई सा मैसेज पास किया। बाय मैसेज भी मीन कोई सा उसने फंक्शन कॉल किया। तो ये फंक्शन था जी। अच्छा, हमेशा याद रखिए ये एडमिट का फंक्शन है और ये उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, और ये एरो जा रहा है हॉस्पिटल के ऑब्जेक्ट की तरफ, हॉस्पिटल क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये जो एडमिट का फंक्शन है ये हॉस्पिटल की क्लास का मेंबर है। ठीक है, ये हॉस्पिटल की क्लास का मेंबर है। तो बैक से फॉर एग्जांपल पेशेंट ने फंक्शन, पेशेंट ने कहा कि एडमिट, और उसने अपनी आईडी दी और उसने अपना रूम बताया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। राइट? एनी कंफ्यूजन? तो जब जब आपने मैसेज पास करना है, मैसेज का नेम लिखना है, अगर उसके पैरामीटर्स हैं तो आपने वो बताने हैं। एनी कंफ्यूजन स्टिल हियर, क्लास? नो मैम। ओके, इंडिकेटिंग मेथड कॉल्स। अच्छा, ये हम बाद में नेक्स्ट जाएंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बेसिकली वो इसमें सिंपल से ये बात कर रहे हैं कि ये आपका एक, हमारे पास कोई सा एक ऑब्जेक्ट है, ये मैसेज इसको आ रहा है, दिस इज द इनकमिंग, और ये इससे रिस्पॉन्स वापस जा रहा है, दिस मैसेज इज द आउटगोइंग, और ये इसका इनकमिंग रिस्पॉन्स है जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से आ रहा होगा। इस वाली जो सेंटर में ये हमने बॉक्स बनाया हुआ है, आपने देखा ये डैश वर्टिकल लाइन तो लाइफ लाइन बता रही है ना कि ऑब्जेक्ट अलाइव है, एक्टिव है। ऑब्जेक्ट एक्टिव है, उसके अंदर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्टिव होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट कोई ना कोई प्रोसेस करने लग गया। देयर इज सम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट ने किसी फंक्शन को कॉल कर दिया या किसी और ने इस ऑब्जेक्ट के किसी फंक्शन को कॉल कर दिया। तो दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर लाइन शोज द एक्टिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ये तब तब आएगी जब तक कोई मैसेज कॉल आएगी, जब जब कोई सी
मैसेज कॉल आएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो ये डबल रेक्टेंगल है, मतलब रेक्टेंगल इनसाइड रेक्टेंगल है। दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट ने अपना ही कोई ना कोई फंक्शन कॉल किया। आपने देखे ना, फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल होती है। तो एक फंक्शन जो है वो अपनी ही क्लास का कोई दूसरा मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि वो उसी के अंदर नेस्टेड हो जाए। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसने अपनी ही क्लास का कोई दूसरा फंक्शन कॉल किया। एग्जाम्पल्स नेक्स्ट आएंगी, होपफुली आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक फिलहाल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, नोटेशंस के हवाले से कोई कंफ्यूजन किसी की? Okay, so let's consider a very simple sequence diagram जिसमें आप एक यूजर हैं और आप एक फोन कॉल करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह से आपने कहा कि आप एक कॉलर हो। कॉलर की ये वर्टिकल बार डैश लाइन बता रही है कि कॉलर की लाइफलाइन एक्टिव है। ठीक है, कॉलर इज एन एक्टिव ऑब्जेक्ट। और ये रेक्टेंगल बता रही है कि इस टाइम पे उसकी एक्टिवेशन स्टार्ट होगी, वो कोई ना कोई मैसेज पास करने लग गया, या वो कोई कोई रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं, या कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, या कोई इवेंट अकर करवा रहा है, एनीथिंग एट ऑल। तो ये जैसे ही रेक्टेंगल स्टार्ट हुई, तो कॉलर ने क्या किया? कॉलर पिक्स अप फोन। कॉलर ने फोन को पिक किया। इट मीन ये पिक्स अप जो मैसेज है ना, ये फोन हैंडल करेगा। तो पिक्स अप हुआ और इसके रिस्पॉन्स में फोन ने क्या किया? उसने एक डायल टोन चला दी। ठीक है, ये डायल टोन का रिस्पॉन्स आ रहा है। कॉलर को जैसे डायल टोन सुनाई दी, उसने डायलिंग स्टार्ट कर दी नंबर की। कॉलर ने नंबर डायल किया किस पे? फोन पे। फोन ने नंबर गेट किया। गेट करने के बाद उसने रिंग स्टार्ट कर दी, और वो रिंग किसके पास गई? जो रेसिपिएंट था उसके पास गई। अब देखिए, रेसिपिएंट, इससे पहले तक रेसिपिएंट की एक्टिवेशन कुछ नहीं थी। वो ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा था, ना कुछ एक्शन कर रहा था, ना कोई इवेंट हैंडल कर रहा था। इसलिए उसका रेक्टेंगल शुरू से स्टार्ट नहीं हुआ। उसका रेक्टेंगल यहां से स्टार्ट हुआ जैसे रिंगिंग स्टार्ट हुई। तो वंस रिसिपिएंट के पास रिंग स्टार्ट हुई, फोन ने फौरन से रिस्पॉन्स दिया कॉलर को कि रिंग नोटिफिकेशन, कि रिंग जा रही है रेसिपिएंट को ना। फिर रेसिपिएंट ने क्या किया? उसने पिक्स अप किया। फोन को पता लगा कि उसने पिक कर लिया। रिसिपिएंट ने बोला हेलो, और वही ये मैसेज है ना हेलो का, तो ये फोन के पास आया और फोन ने यही मैसेज जो था वो कॉलर को फॉरवर्ड कर दिया। ऑफ कोर्स इसके बाद लंबी चौड़ी मजीद सीक्वेंस डायग्राम चलती जाएगी, मैसेजेस पासिंग एक्सेट्रा, और जब आप कॉल खत्म करने जाओगे तब। बट एक जेनेरिक से जिस्ट लेने के लिए ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम, दिस वाज द एग्जांपल। एनी कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल क्लास? मैम जो स्टेप है वो तो अलाइव है ना, पूरी लाइन के अंदर, डॉटेड लाइन के अंदर। दोबारा हमदान, क्या पूछा आपने? मैम जो रिसीवर है, कॉल रिसीव कर रहा है, वो पूरा जो है अलाइव जा रहा है ना टू एंड तक? हाँ देखो, ऑब्जेक्ट तो उसका एक्टिव है ना। रिसिपिएंट इज समवन जो अलाइव है, जो जिसकी लाइफलाइन है। ठीक है, तो लाइफलाइन तो उसकी है। ये लाइफलाइन उसकी यहीं से स्टार्ट होगी, डैसी से। लेकिन वो एक्टिव कब हुआ? जब उसने कुछ ना कुछ प्रोसेस करना शुरू किया। उसने प्रोसेस कब किया? जब ये रिंग का उसके पास आया, एक मैसेज आया। ठीक है मैम। मैम मतलब कि जब कोई प्रोसेस करेगा तब ही वो एक्टिव जो है उसके अंदर आएगा, वैसे लाइफ लाइन तो उसकी चलती जाएगी। जी, ये डैश वर्टिकल लाइन जो है ना, इनसे चलती रहेगी। ठीक है अच्छा, मैम। लेकिन जब हम क्लास डायग्राम्स पे जाएंगे ना, अ, तब हम देखेंगे कि हम इस डैश वर्टिकल लाइन को उस टाइम पे स्टार्ट करेंगे जिस टाइम पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्लास होती रेसिपिएंट की, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट ही ये फोन इस पॉइंट पे आके बना रहा होता, तो फिर हम इसकी इस रेक्टेंगल को यहाँ ले आते। ये जो रेक्टेंगल थी, हम इसको यहाँ लेके और यहाँ से हम इसका लाइफ लाइन स्टार्ट करते, क्योंकि ये यहाँ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था। क्लियर? लेकिन क्योंकि फिलहाल हम एक रिसिपिएंट की बात करें जो एक लाइफ पर्सन है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उसकी लाइफ लाइन बिगिनिंग पे ही होगी। हमदान, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज है, इसको देख के आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से आपने छोटी सी बनानी है, मैं अपलोड कर दूंगी, इसको देखिएगा।
हम इस पे चलते हैं। रिस्केड्यूल प्रेजेंटेशन का एक यूज केस है। सो गिव इट अ रीड। ये कहता है कि समटाइम्स a presentation needs to be rescheduled. When this happens, the availability of the existing instructor needs to be checked. मतलब एक प्रेजेंटेशन है जिसको आपने रीस्केड्यूल करना। अब एक प्रेजेंटेशन रीस्केड्यूल करने के लिए आपको ये देखना है कि क्या इंस्ट्रक्टर जो है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो दे आर असाइन टू द प्रेजेंटेशन ऑन द न्यू डेट। तो प्रेजेंटेशन को रीस्केड्यूल करके उस इंस्ट्रक्टर को असाइन कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, we need to release the current instructor, find all other। तो फिर हम देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को और कौन सा क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है जो इस प्रेजेंटेशन को चेक कर सकता है। तो हम वो इंस्ट्रक्टर निकालते हैं, फिर उस इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी देखते हैं। अगर अवेलेबिलिटी और क्वालिफिकेशन मैच करती है तो हम उसको असाइन कर देते हैं। ये उसने एक यूज केस बताया। आपने भी तो यूज केसेस लिखे थे ना लास्ट टाइम। हमने जब यूज केसेस का लेक्चर देखा था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, तो हमने कुछ इसी तरह से सिनेरियोज लिखे थे। तो ये एक सिनेरियो है। अब इसी सिनेरियो को देखते हुए आपने एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। सो लेट्स सी, ये एक सीक्वेंस डायग्राम है। सिस्टम बाउंड्री में उसने कहा कि रिस्केड्यूल की जाए। क्या रिस्केड्यूल करनी? प्रेजेंटेशन। उसने कहा पहले इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी चेक की जाए। इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी चेक की। अगर तो यहाँ पे इफ की क्लोज लग जाएगी, जो कि फिलहाल नहीं लगाई क्योंकि हम बहुत बिगिनिंग लेवल तक रहते हुए सीक्वेंस डायग्राम को फिलहाल देख रहे हैं। सो एनीवेज अवेलेबिलिटी देखी। सो लेट्स से कि इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं था, तो हमने कहा कि गेट क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट एक पर्टिकुलर कोर्स में हमने ली। वो जो भी इंस्ट्रक्टर्स थे हमने उनकी क्वालिफिकेशन गेट की, हमने वो डिटेल्स रिटर्न की। फिर वो जितने इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास आए जो कि क्वालिफाइड थे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन को चेक करने के, हमने उनकी अवेलेबिलिटी चेक की। वंस अगेन यहाँ पे इफ लग जाएगा कि अगर वो अवेलेबल थे तो हम उनको असाइन कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो बेसिकली क्या किया हमने, यूज केसेस लिखे और उन्हीं को देखते हुए हमने अपनी एक सीक्वेंस डायग्राम जनरेट कर दी। जी, क्वेश्चंस क्लास? मैम ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन एक ऑब्जेक्ट है। तो मैम वहाँ पे क्वालिफिकेशन से रिटर्न इंस्ट्रक्टर डिटेल जब जाएगी, हाँ वो इंस्ट्रक्टर के पास आ रही है ना। यहाँ इंस्ट्रक्टर्स में लिस्ट आ रही है, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ आ रही हैं। बेसिकली यहाँ पे ना इसने वो रिस्पॉन्सेज ओमिट किए हुए हैं। यहाँ से रिस्पॉन्स जैसे ही आएगा ना, रिटर्न इंस्ट्रक्टर डिटेल, ये इंस्ट्रक्टर्स की लिस्ट इस प्रेजेंटेशन के पास चली जाएगी। रिस्पॉन्स आएगा ये यहाँ पे इसने रिस्पॉन्सेज मिस किए हुए हैं। यहाँ पे इसने सिर्फ और सिर्फ आपको इतना दिखाया कि किस तरह से आपका एक फ्लो बनता है। ठीक है मैम। अच्छा, अब आपके यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम में जो है वो 4 काइंड्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। नंबर 1 होता है जी सिंक्रोनस मैसेज। सिंक्रोनस मैसेज वो होता है कि जिसमें मैसेज पास होता है और फिर वेट किया जाता है उसके रिस्पॉन्स का। जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम नेक्स्ट मूव नहीं करेंगे। रिटर्न नॉर्मली रिस्पॉन्सेज होते हैं। एसिंक्रोनस वो मैसेज है कि जिसमें हम वेट नहीं करते रिस्पॉन्स का और हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाते हैं। और ये फ्लैट एरो का मतलब ये है कि वी डोंट केयर वेदर इट्स अ सिंक्रोनस मैसेज और एन एसिंक्रोनस मैसेज, या वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इस चीज को मेंशन करें। और इन समटाइम्स हम ये फ्लैट मैसेज देके हम ये डेवलपर के एंड पे छोड़ देते हैं कि वो इसको सिंक्रोनस बनाना चाहता है तो वो सिंक्रोनस बना ले, एसिंक्रोनस लेकर चलना चाहता है तो वो इसको एसिंक्रोनस लेकर चल ले। जी क्लास, any questions in these 4 types of messages? नो मैम। अच्छा, ये वंस अगेन वही बात है, सिंक्रोनस मैसेज में ये वेट कर रहा होता है कि रिस्पॉन्स आए। ये नॉर्मली हम ये उनके लिए करते हैं कि जिन प्रोसेसेस का कंप्लीट होना जरूरी होता है, जिनका रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉगिन का प्रोसेस है, तो जब तक उसका सक्सेस का रिस्पॉन्स नहीं आता आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के प्रोसेसेस हैं।
तो फॉर एग्जांपल ये एक उसने सिंपल सी एक डायग्राम है जिसमें एक टीचर है जो कि लॉगिन हुआ किसी एक वेब इंटरफेस। अच्छा, अब इसमें वो जो एक्टिवेशन की रेक्टेंगल्स थी ना, वो इसमें इसने इग्नोर की हुई है, वो यहाँ पर आएंगी कि कंप्लीट यहाँ पे एक रेक्टेंगल आएगी अगर आप सही मायनों में बनाओगे, लेकिन चूंकि इस डायग्राम का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको ये मैसेजेस का डिफरेंस बताना है, इसलिए यहाँ पे वो ओमिट किएगी। तो एक टीचर है जो कि लॉग इन करते हैं किसी एक वेब इंटरफेस में, वो वेब इंटरफेस डेटाबेस में जाके देखता है कि क्या ये यूजर वैलिड है, डीबी को इसे रिस्पॉन्स देता है। अगर तो वो सक्सेसफुल का रिस्पॉन्स है तो ये करता है कि लुकअप स्टूडेंट इनफो, टीचर लॉग इन हो गया, अब टीचर जो है वो किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देख सकता है। वेब इंटरफेस उसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए डीबी में जाता है, डीबी से रिस्पॉन्स आता है उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का, वो वेब इंटरफेस पे आता है और वेब इंटरफेस से वो टीचर के पास चला जाता है। एनी कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर फ्लो? इसी तरह हमारे पास एसिंक्रोनस मैसेज है। अब एसिंक्रोनस मैसेज वो आएंगे जिसमें वी डोंट केयर फॉर द रिस्पॉन्स, हम वेट नहीं करते, हम फौरन नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब ये नॉर्मली वो वाले ऑपरेशंस होते हैं जिनमें आप मेयर लॉग मेंटेन कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल इस टीचर ने इस दिन इस टाइम पे जो था वो लॉग इन किया था, इस टीचर ने इस दिन इस टाइम पे जो थी वो अटेंडेंस अपडेट की थी, ये लॉग मेंटेन हो रहा है आपके सिस्टम का। तो लॉग जो होते हैं वो एसिंक्रोनस मैसेजेस होते हैं क्योंकि उनके हम रिस्पॉन्स का वेट नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल राइट हियर लॉगिन टीचर, तो ये लॉग मेंटेन कर रहा है उसके लॉगिन का, अगर वो सक्सेसफुल है तो भी लॉग मेंटेन कर रहा है, अनसक्सेसफुल है तो भी लॉग मेंटेन कर रहा है। इसी तरह जब टीचर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है उस टाइम पे ये तब भी लॉग मेंटेन करता है कि टीचर ने स्टूडेंट की ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये रिक्वेस्ट की। और इसी तरह से अगर टीचर जो है वो कोई चेंज करता है तो ये उसका भी लॉग मेंटेन करता है कि इस टीचर ने इस दिन इस स्टूडेंट की प्रोफाइल में या स्टूडेंट के मार्क्स में उसकी इवैल्यूएशंस में ये वाला चेंज किया था। Any confusions class in understanding between the synchronous and asynchronous messages? Any confusions class? No, ma'am. फ्लैग मैसेज जिसमें हमने डिसाइड नहीं किया होता कि हमें इसको सिंक्रोनस बनाना है या एसिंक्रोनस बनाना है, या वो मैटर ही नहीं करता कि हम उसको एसिंक्रोनस बनाएं या सिंक्रोनस बनाएं, तो हम उसको फ्लैट बना देते हैं। तो हम ये बात डेवलपर पे छोड़ देते हैं जो इम्प्लीमेंट करने जाएगा या जो कोड करने जाएगा कि वेदर इस पर्टिकुलर मैसेज को फ्लैट मैसेज बनाना है या सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस बनाना है। तो इट विल वर्क बोथ वेज, तो जैसे भी उसने बनाना हो वो उसको बना देता है। सो नॉर्मली जो आपके FYP के स्टूडेंट्स हैं वो फ्लैट मैसेजेस और सिंक्रोनस मैसेजेस बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स में। तो यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे आप देखें कि ये सबके सब सिंक्रोनस मैसेजेस हैं, देखें ना फिल्ड एरो है, तो ये सिंक्रोनस मैसेजेस हैं विच मीन्स कि इनका कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। ये हमारे पास जो है फ्लैट है, इट मीन्स इसका कोई ना कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो या सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस ये मैटर नहीं कर रहा, इसका रिस्पॉन्स के लिए हम वेट भी नहीं करेंगे, और इसका रिस्पॉन्स है नहीं है, बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है, इट डजंट मैटर। Clear class? Any confusions between the differentiation of the different message types in sequence diagram? मैम वैसे रिटर्न तो करेगा ना, वेट तो नहीं हम उसका करते। फ्लैग मैसेज की बात कर रहे हैं या एसिंक्रोनस की? मैम एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस नॉर्मली रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा होता, वॉइड फंक्शंस होते हैं ना आपके, जी मैम। वो होते हैं, और अगर वो रिटर्न कर भी रहा हो कुछ तो हम वेट नहीं करते। ओके मैम। ठीक है, और नॉर्मली वो वॉइड होते हैं। ठीक है मैम। अच्छा, एक ईमेल आपने जी सेंड करनी है, आप सब लोग अपने जीमेल पे ईमेल्स तो करते हैं ना, तो उसकी सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। तो अगर आप इसको एक फ्लो में लिखें तो आप कहेंगे कि यूजर सबसे पहले जो है वो कंपोज पे क्लिक करता है,
विंडो ओपन होती है, वो टू में लिखता है, फ्रॉम में लिखता है, टेक्स्ट टाइप करता है, सेंड करता है। ये मतलब कंप्लीट एक फ्लो डिफाइन करने के बाद आपने इसकी एक सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंप्लीट फ्लो के प्रेस न्यू ईमेल आइकन, फिर एंटर पर्सन नेम इन टू सेक्शन, फिर टाइप करो सब्जेक्ट, फिर कंटेंट, फिर सेंड का बटन आप प्रेस करते हो, फिर आप लुक्स अप ईमेल एड्रेस इन एड्रेस बुक देख रहे होते हो, सिस्टम सबमिट्स द ईमेल टू द ईमेल सर्वर एटसेट्रा। तो मतलब जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हो तो सिस्टम देखता है कि ये ईमेल एड्रेस एड्रेस बुक में कहाँ पे है, जहाँ पे होता है तो सिस्टम सबमिट करवा रहा होता है उस ईमेल को ईमेल सर्वर पे, और वहां से वो आपके रिसिपिएंट के पास जा रही होती है। तो क्योंकि हम सिर्फ सेंडिंग पे बात कर रहे हैं इसलिए हम रिसीविंग एंड की बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसके सीक्वेंस डायग्राम कौन बनाएगा आप में से? मैं बना दूंगा। बनाए जी, टेक 5 मिनट। आप सब बच्चे जो है एक कॉपी पेंसिल पकड़ो और इसकी सीक्वेंस डायग्राम बनाए जी। हरिओम, मैं आपका सबमिशन पोर्टल ओपन कर रही हूँ, आपने उसमें ये सबमिट करवानी है जी। मैम पेज पे भी बना सकते हैं? हाँ जी, पेज पे बना के पिक्चर लेके सबमिट करवा। ओके मैम। मैम किस तरह बनानी है? क्या करना है? ये किस तरह बनानी है डायग्राम? किस तरह बनानी है? इसमें अरबाज जो अभी इतना कुछ सिखाया उस तरह बनानी है। अरबाज स्टार्ट करें पहले, ठीक है, फिर वन बाय वन मुझसे डिस्कस करते थे। ओके मैम। ओके ठीक है जी, दिस वाज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, और यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज का लेक्चर। सो प्लीज इसकी सीक्वेंस डायग्राम बनाएं। अभी हमारा लेक्चर कंटिन्यू ही है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बट इसकी सीक्वेंस डायग्राम बना के आपने सबमिट करवाना।